ओके सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोग क्या कहते हैं, आप सभी लोग लास्ट क्लास में आई थिंक अपन लोगों ने बात किया था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, है कि नहीं, कंबाइंड क्लास में। और मैंने आपको Yes, बताया था sir. कि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से जो रदरफोर्ड मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, कलर पसंद नहीं आया मेरे को, कलर चेंज करता हूँ। तो लास्ट क्लास के हिसाब से अपन लोगों ने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल की, एंड हमने एक बेसिक आइडिया मतलब क्रिएट किया था। मैंने आपको सारी बातें बताई थी। किसी को कोई डाउट है तो वो जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो या तो अपने वॉल्यूम में, क्योंकि अब आप छोटे ग्रुप हैं तो आप सभी के सभी अपना डाउट पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो वो पूछ ले, नो प्रॉब्लम। वीडियो में अपना, अच्छा वीडियो ऑन करना भूल गया हूँ, वीडियो ऑन कर देता हूँ, ठीक है, आप मेरी शक्ल देख पाए। हाँ, तो लास्ट क्लास तक में कोई किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो बिल्कुल बताइए, अगर नहीं है तो फिर अपन लोग आगे की बात करेंगे। वेरी सिंपल, केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। जी सर। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए। लास्ट क्लास तक में किसी को कोई भी डाउट आया है, कोई परेशानी है, आप समझ पाए? मैंने आपको लास्ट क्लास में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी जो बुक्स में नहीं लिखी रहती थी। पहली चीज, हमने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्यों इतना पतला था। दूसरी चीज, अल्फा पार्टिकल कैसे बने, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा पार्टिकल होते क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों अल्फा पार्टिकल को लिया गया, क्योंकि बीटा पार्टिकल से कोई डिफ्लेक्शन आता ही नहीं, और आता तो हमें उससे कोई रिजल्ट मिल, ठीक है। सो ऑफ कोर्स हमने अल्फा पार्टिकल्स को ही सिलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। और डिफ्लेक्शन थीटा के साथ जो है वो वेरी करता है। जितना ज्यादा क्लोज अल्फा पार्टिकल जाएगा न्यूक्लियस के, उतने ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा। और मैंने आपको बताया था कि 1 आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल्स बाउंड कर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई पूरे एटम का साइज अगर मैं 10,000 यूनिट मानूं तो न्यूक्लियस का साइज अराउंड 1 यूनिट के लगभग है, ठीक है। ये बातें हैं भाई। जितने भी लोगों का माइक खुला है प्लीज बंद कर ले, ठीक है। असीफुर रहमान प्लीज अपना माइक बंद करें। CPSP अपना माइक बंद कर ले। अब आपका मतलब अब थोड़ा क्लास में टाइम जाना चाहिए, तो अपना माइक या तो आप बंद कर लें या फिर करेक्ट टाइम पे खोलें, अदरवाइज आवाज आ रही है। इजराहुल हक प्लीज अपना माइक बंद करें। आपको जब डाउट पूछना है अपना माइक खोलें और उसके बाद अपना माइक बंद कर दें, बहुत सिंपल। भाई जब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही, जब तक हम आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, तब तक थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, है कि नहीं। तो लाइव का नाम ही है दिक्कत, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा सही है, ओके। चलिए, तो जैसे ही आपको डाउट हो आप बिल्कुल मैं समय दूंगा, एक टॉपिक है मैं उसको डिस्कस करूंगा। वेल आपके मैक्सिमम डाउट तो मैं खुद ही बोल दूंगा, तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। फिर भी आपको डाउट रहता है, यू कैन ऑलवेज आस्क, आप तुरंत पूछिए, मैं आपको समय दूंगा। चलिए, तो लास्ट क्लास तक मैंने आपको समय दिया है कि लास्ट क्लास तक में आपको कोई डाउट था, आपने बोला नहीं, किसी ने भी डाउट नहीं पूछा है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं कि अल्फा पार्टिकल क्यों रिक्वायर्ड है। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया है, जिसमें एक बहुत ही छोटी सी जगह में मतलब एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट रहता है। सो ऑल मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों ही चीजें ये एक छोटी सी जगह पे मतलब रहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तुम बोलो सर ये सर्किल तो नहीं बना पा रहे आप, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, मैं पेन से बना रहा हूँ इस टाइप के, ऑफ कोर्स तो दिक्कत ही है उसमें, है कि नहीं। सो जैसा बन पा रहा है आप समझ लीजिए, आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, बेसिक आइडिया। बुक्स में आप चाहे एनसीईआरटी लें या कोई भी बुक लें, आपको बढ़िया कंप्यूटर वाला डायग्राम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, रदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पे, तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का उन्होंने अप्रूव किया। उन्होंने बोला कि भाई सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर बहुत ही छोटी सी जगह में है, क्योंकि जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट व्हाट, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। सो दिस इज द अल्फा पार्टिकल।
और ये जो अल्फा पार्टिकल है सीधा आके अगर न्यूक्लियस के सामने आए तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस पे भी पूरा पॉजिटिव है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो वो रिबाउंड कर जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं पास से गुजरा तो डिफ्लेक्ट होगा और वही हमें डिफ्लेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फाउंड बाय रदरफोर्ड इतनी चीजें हमें पता चलती हैं एटम के बारे में और पहला एटॉमिक मॉडल बन जाता है। ठीक है, इतने तक में किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ भी कहना चाहता है? मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप बिल्कुल बोलिए, बोलिए। किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है? नहीं? चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं। कोई चैट में कुछ बोल रहा है क्या? नो, वेरी गुड। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं कि भाई कि अगर रदरफोर्ड मॉडल ही फाइनल मॉडल है तो फिर हमें अब आगे की पढ़ाई तो करनी नहीं है, क्योंकि हम तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। हमें पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं ये भी पता चल गया, तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर चैप्टर का। लेकिन समय के साथ जब ये मॉडल दिया गया तो इसके साथ कुछ लिमिटेशंस या कुछ ड्रॉबैक्स भी आती है। समझ में आई बात? उन्हीं ड्रॉबैक्स को खत्म करना ही हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी है, साइंस की स्टडी है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऐसे आए जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रदरफोर्ड मॉडल के अपने खुद के लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि वो लिमिटेशंस क्या है। तो पहले हम उन लिमिटेशंस को समझेंगे, फिर हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है रदरफोर्ड के। तो रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे पहला लिमिटेशन जो है या सबसे बड़ा बिगेस्ट लिमिटेशन जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगेन मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये अगर मैं बात करूं तो ये इस पर्टिकुलर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती है। अब इसको हमें समझना पड़ेगा। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो भाई साहब उसमें सीधा एक लाइन लिख देगा वो कि रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लेकिन क्यों भाई, कैसे वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहा, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक बहुत ही फेमस आदमी था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल आप आगे अभी तक आपने अगर नहीं सुना होगा तो आगे चल के आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सवेल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल, पहले सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा, सुनिए। मैक्सवेल के हिसाब से कहना यह था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ कोई नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है, उसका जनरल स्टेटमेंट था, रदरफोर्ड से मतलब नहीं है। ठीक है, उसका जनरल स्टेटमेंट क्या था? हाँ भाई सीपीएसपी, कोई दिक्कत चल रही है क्या वहां पे? सब ठीक है ना? ओके, सो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी है, शाह आलम अपना माइक बंद करिए, साजिद अपना माइक बंद करिए। चलिए, ओके, सो मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी को पहले आप समझ लीजिए, आपके सिलेबस में कितना आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि जब भी एक कोई अपोजिट चार्ज किसी पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है या मोशन करता है तो उसे हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे इस पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो मैक्सवेल का कहना यह था कि अगर प्लस चार्ज के चारों तरफ कोई भी नेगेटिव चार्ज मूव करेगा किसी भी स्पीड में तो हमेशा उसे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रिलीज होती है। समझ में आ रही बात? मतलब वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। ये है मैक्सवेल की थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक, मतलब जो कि यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। एक ऑल टुगेदर फिजिक्स का एक अलग ही मतलब कंसेप्ट है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे आपको जरूर पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, कैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज के ऊपर क्या
मतलब फोर्स है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में। अभी हाल फिलहाल हमें कितना समझना है उसको हम समझ लेते हैं। तो हमें समझना ये है कि एज पर मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसे हमेशा कुछ ना कुछ अपना एनर्जी का अमाउंट रिलीज करना होता है, ठीक है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, ठीक है। आप जानते ही हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात पक्की है, ठीक है। कि एनर्जी अगर आपके पास 50 जूल है तो 50 जूल ही एनर्जी रहेगी, बशर्ते आप उस एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें या कहीं खर्च ना कर दें। टोटल यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो तो फिक्स है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी 100, और अगर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज पर एक्स मैक्सवेल थ्योरी उसने मान लेते हैं 20 जूल एनर्जी या 20 यूनिट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकाल दी, तो अब उसकी एनर्जी 100 नहीं रही, और उसकी एनर्जी कितनी हो गई? 80, क्योंकि 20 वो छोड़ चुका है। समझ में आ रही बात? तो धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी तो वो कभी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो धीमे धीमे न्यूक्लियस के और करीब जाएगा, धीमे धीमे और करीब जाएगा, धीमे धीमे और करीब जाएगा, और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस नाम की कोई चीज ही नहीं, एटम नाम की चीज ही नहीं है। तो मैक्सवेल थ्योरी को रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना चाहिए, बात खत्म। लेकिन उसने ये नहीं बता पाया कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते वक्त उसको एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर वो सर्कुलर कभी नहीं होगा, वो हमेशा कैसा पाथ यूज करेगा? हेलिकल पाथ में रहेगा, मतलब हेलिक्स बनाएगा, और धीमे धीमे न्यूक्लियस के अंदर कूद जाएगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन ही सुसाइड कर लेंगे तो एटम की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो जब रदरफोर्ड ये सब चीजें मतलब मार्केट में दे रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर बेसिस पे उसके मॉडल को अपोज किया। आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जैसे ही अपना मॉडल दिया, उसने बोला भैया मेरा एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं ऐसा मॉडल प्रपोज करता हूँ। तो सामने बैठे लोगों ने बोला कि भैया तुम्हारा मॉडल तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर आपके मॉडल पे भरोसा रखा जाए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ना एक दिन न्यूक्लियस के अंदर कूद जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेगुलरली अपनी एनर्जी रिलीज करते रहेंगे, और जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो वो न्यूक्लियस के और ज्यादा फोर्स में जाएगा, और ज्यादा क्लोज जाएगा, और एक ना एक दिन वो न्यूक्लियस के अंदर ही खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों प्लस और माइनस मर्ज कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। मतलब आपका जो मॉडल है एटम का, दैट इज नॉट मतलब सेल्फ मतलब स्टेबलाइजिंग, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम अगर एज ए इंडिविजुअल बात करें तो एज ए इंडिविजुअल मैं 9 ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हूँ, और हर एक ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। लेकिन अगर हम सबको तोड़ते जाएं मिनिमम मिनिमम पहुंचे तो टिश्यूज के बाद सबके पास क्या है? सेम सेल है। सेल को भी तोड़ें तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बने, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड को तोड़ें तो वो कार्बन नाइट्रोजन, इन्हीं सब से मिलके बने हैं। मतलब फाइनली हम एटम तक पहुंच सकते हैं। अगर एटम ही अनस्टेबल हुआ तो अमीनो एसिड ही नहीं बनेगा, अमीनो एसिड ही अनस्टेबल हुआ तो सेल ही नहीं बनेगी, सेल ही नहीं बनेगी तो हम सब भी नहीं बनेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर हम स्टेबल हैं तो एटम को स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई बोले कि एटम स्टेबल है, आप कैसे बता सकते हैं? भैया मैं खुद स्टेबल हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, क्यों? क्योंकि एटम स्टेबल है अनंत काल के लिए। आप नहीं भी रहेंगे तभी तब भी आपके अंदर प्रेजेंट एटम स्टेबल रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आप समझ सकते हैं कि भैया जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसके बेसिस पे रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो द मेन ड्रॉबैक, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, द मेन ड्रॉबैक फॉर रदरफोर्ड मॉडल is inability to explain stability of atom, ठीक है। एज पर मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी
क्या स्टेटमेंट है? मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी का स्टेटमेंट है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही स्टेटमेंट कि एनी चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड of another charge यहाँ पे थोड़ा जगह खत्म हो रहा है, चलो छोटे छोटे लिख देता हूँ. another charge is bound to release energy in form of electromagnetic waves. जैसे लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो कई बार अगर विजिबल रेंज में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको कलर दिखाई देता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने का जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे तो हमेशा उसे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा. समझ में आई बात? और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एज पर रदरफोर्ड मॉडल किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है? न्यूक्लियस की. तो ऑफ कोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाउंडेशन है कि उसे अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो धीमे धीमे उसकी एनर्जी घटती जाएगी और वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचता जाएगा और वो सर्कुलर मोशन में कभी नहीं रह सकता. वो स्पाइरल मोशन के थ्रू या हेलिकल मोशन के थ्रू और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. ठीक है. सो ऑफ कोर्स जो मॉडल है रदरफोर्ड का that is not मतलब मैं कहूँ सेल्फ सेटिस्फाइंग. वाई? बिकॉज आप समझ ही पा रहे हैं कि भैया इस केस में क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबलाइज रह ही नहीं पा रहा है कहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा है. किसी को कोई भी डाउट है, परेशानी है, बोले. नाजिर तुम कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल कहो. नाजिर, जावेद, जाहिद, किसी को कोई भी परेशानी, दिक्कत तो प्लीज बोलिए. सर रदरफोर्ड के हिसाब से तो वो उसका मॉडल जो था एटॉम का वो सोलर सिस्टम से मैच करता है. बिल्कुल. उसने एक आइडिया दिया कि भैया जो न्यूक्लियस है दैट इज लाइक सन एंड जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज लाइक प्लैनेट्स. ठीक है. तो उसने यही बोला कि भाई सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहिए. जैसे अर्थ है तो अर्थ का अपना एक ऑर्बिट है सन के चारों तरफ. तो अर्थ क्या सन की तरफ जा रही है क्या? ड्रिफ्ट कर रही है क्या? अगर अर्थ सन की तरफ ड्रिफ्ट करती तो भैया जितने बिलियंस ईयर हो गए अर्थ को बने हुए, अभी तक तो अर्थ जो है वो सन के अंदर गिर जाती. ठीक है. बट ऐसा नहीं है. बोलो सर. वही बात है, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस में जाके खत्म हो जाता है, लेकिन वो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि सोलर सिस्टम का बेसिस अलग है ना भाई. सोलर सिस्टम का बेसिस ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. सोलर सिस्टम का बेसिस इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स नहीं है. जबकि एटम के अंदर तो एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज चल रहा है. समझ रहे हो? तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है भाई. दुनिया में 4 टाइप के फोर्स होते हैं ना. न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो न्यूक्लियस के अंदर लगते हैं, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बाइंड करके रखते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं. फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे. ठीक है. सेकंड नंबर पे स्ट्रेंथ आती है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की. ठीक है. जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है. थर्ड नंबर पे आएंगे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वीक होते हैं, उन्हें हम वीक फोर्सेस भी बोलते हैं. और फोर्थ नंबर पे आते हैं बहुत ही वीक फोर्स, जिसमें आते हैं वंडरबल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्सेस. ठीक है. ये सब लंडन फोर्सेस, ये सब आते हैं जो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं. ग्रेविटेशन फोर्स से भी वीक. ठीक है. और बोलो. ठीक है सर. और कोई डाउट? Sir, for revolving electron, he needs centripetal force or not in circular motion? बिल्कुल भाई. अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, आपने अगर बचपन में एक धागे में एक पत्थर लगा के घुमाया हो तो आप जानते हैं कि आपकी उंगली जो है वो बाहर की तरफ भागती है, पत्थर की डायरेक्शन में. ठीक है. तो ऑफ कोर्स फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स. अदरवाइज तो भाई साहब वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा. बट वो फोर्स जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, वो किस नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है. ठीक है. वो ग्रेविटेशनल नेचर का नहीं है. ठीक है. जब आप धागे में पत्थर बांध के घुमाते हो
तो उसमें जो फोर्स है वो कौन सा है? मैकेनिकल फोर्स है, टेंशन है। आप बोलते हो ना रस्सी में टेंशन है, रस्सी खिंच जाती है, खिंचाओ, ठीक है। तो फिजिक्स वाले लोग इसको टेंशन बोलते हैं। जो पूरी तरह से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले लोग हैं, वो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें रस्सी नहीं चाहिए होती, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ तो खींचेगा ही। समझ में आई बात? ओके, तो ये बिल्कुल अपन लोग देखेंगे अगले मॉडल में, बोर्ड्स मॉडल में। अभी हम क्या देख रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ? Sir, if the charge of electron and charge of proton is same, then how the centripetal force is generated in this circular motion? भाई साहब, कोई भी दो चीजें हैं जिनमें जो कि चार्ज पार्टिकल है, तो आपने एक बेसिक आइडिया तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि भैया अगर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 12th क्लास में या बेसिक फिजिक्स का पहला मतलब पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल क्लास 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा है? बोलिए। तो कितने फोर्स से वो रिपेल करते हैं और कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है। अब एक न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन है, लेकिन मास पूरा यहीं पे है और सारे के सारे प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ कहीं बाहर r डिस्टेंस पे घूम रहा है, तो ऑफ कोर्स आई कैन से कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर होगा? So the force of attraction in case of nucleus electron is directly proportional to the charge on nucleus into the charge of electron divided by the radius of electron, जितनी distance पे वो घूम रहा है। समझ में आ रही बात? And this force is your centripetal या centrifugal force के मैग्नीट्यूड के बराबर। समझ में आ रही बात? तो बेसिक सा आइडिया है कि भाई अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, सर्कुलर मोशन अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम बताओ, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, उसमें कौन सा धागा बांधा हुआ है? क्या कोई रस्सी बंधी हुई है क्या? अर्थ और सन ऐसे रस्सी घुमा रहा है अर्थ को? नहीं। लेकिन सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, वो ये वाला फोर्स नहीं है जो एटम वाला है। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी वाला। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर एक मास m1 है, एक मास m2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है Gm1 m2 अपॉन r²। ये अलग चीज है, ये ग्रेविटेशन का पार्ट है। ये आपका चैप्टर 7 होगा फिजिक्स की किताब में, चैप्टर 7 या चैप्टर 8 क्लास 11th, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पोर्शन ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आई बात? तो दोनों फोर्स का जो बेसिस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अर्थ और सन, नो डाउट पुराने जमाने के लोग एनालॉजीज बनाते थे, उन्होंने एनालॉजीज बनाई, रदरफोर्ड ने बोल दिया सोलर सिस्टम के जैसा है, उसको यही दिमाग में आया, ठीक है। उसने उतना नहीं सोचा, बट आगे चल के तो लोग सोचेंगे ना भाई कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उस फील्ड में आप मूव कर रहे हो तो आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो आपकी एनर्जी घटनी चाहिए, तो आप कभी सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. So I understand that for revolving of electron between nucleus surrounding the nucleus, the electrostatic force between electron and nucleus, this provides centripetal force. बिल्कुल बिल्कुल यही है, ठीक है। और आगे चल के हम उसे मैथमेटिकली लिखने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल में तो हमें पूरा मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोन नहीं दिया, बोन नहीं बताया कि क्यों इलेक्ट्रॉन को अपनी फिक्स जगह पे होना चाहिए। अभी हमारे इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, ठीक है। तो अभी तक क्या है आप समझिए, अभी आप 1894 में इलेक्ट्रॉन बना, 1910 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो आप समझिए कि ये सब जो चीजें हैं रदरफोर्ड मॉडल वगैरह, ये 1900 के शुरुआत वाले डिकेड की बात है। समझ में आई बात? जब केवल ये आइडिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तब रदरफोर्ड ने ये मॉडल प्रपोज किया होगा, तब उस टाइम के लोगों ने ये बोला
कि भाई आपसे भी 200 साल पुरानी एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल की थ्योरी। और मैक्सवेल ने 1600 1700 में ही ये बोल दिया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल की फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं हो सकता, मतलब सर्कुलर मोशन वो नहीं कर सकता, उसे स्पाइरल मोशन करना पड़ेगा और फाइनली स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं हो सकती। तो रदरफोर्ड मॉडल के फेल होने का जो मेन रीजन है वो यही है। बोलिए, क्लियर? और भी रीजंस हैं, जैसे एक टर्म होता है दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल से हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की भी बात नहीं कर सकते। आपने जरूर क्लास 9-10 में पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, एक्साइट होकर थर्ड ऑर्बिट में चला गया या फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। तो यहाँ पे ऑर्बिट का ट्रांजिशन का कंसेप्ट नहीं है रदरफोर्ड मॉडल में। तो कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि भाई एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो सकती। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? Yes, sir. One big confusion, sir, I have that, sir. For when, sir, electron is in ground state, then when it gains energy, when it's, sir, for excitement of electron, it, sir, go to another shallow node by jumping. देखो, and it gains energy, sir. देखो भाई, why क्या it नाम है? jump? साजिद भाई, तुम्हारा जो भी मतलब डाउट है वो इसलिए है क्योंकि तुम पहले से चैप्टर पढ़ चुके हो। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई सेल्स होती हैं, तुम्हें पता है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है तो भी आप सुनिए। ठीक है, आगे चल के जब जब वो वाली बात आएगी ट्रांजिशन वाली बोर्ड्स मॉडल में, तब वो डिस्कस होगी। अब तुम उस बात को रदरफोर्ड मॉडल में घुसा दोगे तो जितने लोगों ने नहीं पढ़ रखा है चैप्टर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता ये बात। ठीक है साजिद, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चैप्टर जब तक खत्म होगा ना भाई, तब तक तुम्हें जितना आता है वो तो आपको आता ही होगा, और जितना आपको नहीं भी आता है वो भी आपको आता होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात है, अपने घोड़ों को लगाम दीजिए। ठीक है, समय आने दीजिए, आपके घोड़े को मैं खूब दौड़ाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, ओके। तो वो ट्रांजिशन कैसे होता है और कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कितने टाइम के लिए रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हर चीज का एक समय है। ठीक है, तो अभी हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ट्रांजिशन की बात ही नहीं है। तो ट्रांजिशन की बात आप ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, बट उसकी वजह से 50 लोगों को डाउट देना ये गलत बात है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना डाउट रखें, और अगर आप चाहते हैं तो अपना डाउट क्लास के बाद मेरे से पूछें। 1 बजे तक मेरी क्लास है, 1 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लें, कॉल करें, नहीं तो ऑडियो भेज दें। 50 तरीके हैं भाई, मैं आपको सब पूरा चैप्टर क्या, आप 12th क्लास का भी चैप्टर पूछेंगे, बीएससी का, एमएससी का, तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, बट अभी मैं अगर एक्सप्लेन करने लग गया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होते हैं, तो फिर वो मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बनना है, मतलब इंसानों की तरह एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। मेंढक नहीं बनना है कि सीधा पहली सीढ़ी से जब मार के 5वीं सीढ़ी और फिर वहां से गिर जाओ, मतलब इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो साजिद भाई अपना डाउट अपने पास रखिए, समय के साथ वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप बिल्कुल मेरे को बाद में कॉल करिए, मैं बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इवन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मेरे को अभी नहीं बताना था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा तो इसलिए बता दिया। चलिए, सो रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो चुका है। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की शुरुआत कैसे हुई, मॉडल कैसे दिया गया, और मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी, ये सब चीजें अपन लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन को एक नए आदमी ने, ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन क्या थी, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही है। अगर मैं स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देता हूं तो ये मेरा मॉडल है। आप समझो, अगर मैं रदरफोर्ड के सामने बैठा होता और मैंने रदरफोर्ड का पूरा मॉडल सुन लिया, ठीक है, तो मेरे पास अब पूरा डेटा तो आ ही गया है कि रदरफोर्ड ने ये चीजें बोली हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत जो आ रही है, अगर मैं दिक्कत को सॉल्व कर दूं तो फिर मैं मेरे नाम पे मॉडल होता,
अगर आप वहां बैठे होते और आप ये प्रूव कर देते कि नहीं रदरफोर्ड का मॉडल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, क्यों फिक्स्ड है आप ये भी बता देते, तो कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा पाता, तब जाके आपके नाम पे मॉडल हो सकता था। तो उसी मीटिंग में जब रदरफोर्ड ये सब चीजें बता रहा था साइंटिफिक कम्युनिटी को, एक आदमी था जिसका नाम था बोर, नील्स बोर, ठीक है। तो नील्स बोर नाम के आदमी ने इस टॉपिक को पकड़ लिया। उस आदमी ने कोई काम नहीं किया। जिंदगी किसने बर्बाद की? रदरफोर्ड ने। अपनी सालें किसने बर्बाद की? रदरफोर्ड ने, क्योंकि रदरफोर्ड ने इनफाइनाइट टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके अपना मॉडल दिया, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंस इसी को बोलते हैं। मेहनत किसी और ने की, माल कौन, फायदा कौन लेके चला गया? बोर भाई साहब। तो ज्यादा पॉपुलर कौन है? बोर, ठीक है। बोर ने कोई मेहनत नहीं की, बोर ने केवल एक ही काम किया, क्या? कि भाई उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया, बस। कि भैया रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वही सेम मॉडल में उठा लेता हूँ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इलेक्ट्रॉन को क्यों अपनी पोजीशन पे फिक्स रहना चाहिए। अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो बात समाप्त। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है। तो ये है हिस्टोरिकल डायग्राम, ठीक है। तो इसके बाद इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए अगला जो मॉडल आया दैट इज नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्स मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डाउट, बहुत सारे नए टॉपिक बोर्स मॉडल में इंक्लूड कर लिए गए हैं। बोर्स ने क्या किया भाई? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है भाई? सर रदरफोर्ड की सिर्फ एक ही लिमिटेशन था क्या? अरे भाई बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। बट उन सारे लिमिटेशंस को समझने के लिए आपको स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इन सब के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, जो आपको ज्यादा क्लियर होगा कब? जब आप बोर्स मॉडल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप अभी के लिए जितना मैंने बोला है उसको आप सुनिए, ठीक है। जैसे ही क्या कहते हैं वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपको और भी ज्यादा ड्रॉबैक दिखने लग जाएंगे। जैसे मैं अगर अभी बोलना चाहूँ तो रदरफोर्ड की और भी लिमिटेशंस हैं। रदरफोर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को नहीं बता पाता है। रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद वापस से ग्राउंड स्टेट वाली चीजों को नहीं बता पाता है। रदरफोर्ड मॉडल एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रास को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लेकिन ये सारी बातें आपके लिए क्या है? आपको ऐसा लग रहा हो जैसे मैं कुछ मतलब चाइनीज लैंग्वेज में, मैंड्रिन में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिए, आप अपना दिमाग क्यों खराब करना चाहते हैं? आप टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। तो मैं ऐसे आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आप धीमे धीमे करके एक एक ईंट लगाएं, ठीक है। आप ईंट लगाने पे फोकस करिए ना भाई। आप इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं? वहां पे छेद रह गया, छेद हम सारे भर देंगे, चिंता मत करिए। पहले नींव तो बना लें, छेद सारे भर जाएंगे, चिंता मत करो, बिल्डिंग बन जाएगी। ओके। तो जितना जरूरत है अभी के हिसाब से, ताकि हम आगे अगले वाले चैप्टर से कनेक्ट कर पाए, अगले वाले टॉपिक से कनेक्ट कर पाए, उतना आप समझिए, ठीक है। ओके चलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है क्यों आया इस दुनिया में, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम दुनिया में इसलिए आया क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया ये मैंने आपको बताया, क्यों नहीं कर पाया। तो ये चीज अभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज तो देखो भाई, रटने के लिए अगर आप बैठे हो तो रटने के लिए तो 50 चीजें हैं। मैं आपको बढ़िया नोट्स दे दूंगा, 12 साल से मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, बढ़िया नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप रट लीजिए उनको। बट रटने से किसी का भला हुआ है क्या भाई? रटने से किसी का भला नहीं हुआ है। समझिए आप कि कैसे टॉपिक लिंक्ड है, कैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है, क्यों हमें बोर्स मॉडल चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना भाई। ओके ओके। सो बोर्स मॉडल ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई अब हम रदरफोर्ड मॉडल को उसके नाम से नहीं जानते, बोर्स के नाम से जानते हैं। तो रदरफोर्ड बोर्स मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोर्स मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करती है। अब तुम बोलो कि सर इसको कैसे एक्सप्लेन कर दिया, हाउ, मतलब बोर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन हो गई? बोर्स ने
ये प्रूव कर दिया कि भैया कुछ ऐसी डिस्टेंसेस हैं, मतलब बोर्ड्स ने पहली बार क्वांटाइजेशन का फैक्टर लाया। क्वांटाइजेशन, अब समझिए क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ में भी है और आई थिंक बायो में भी होगा ये टर्म क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज को तोड़ते जाए तो मिनिमम लेवल पे सबसे छोटी यूनिट क्या है, दैट इज नोन एज क्वांटा। ठीक है, समझ में आई बात। हम जो भी एक्सचेंज कर सकते हैं वो उसी के मल्टीपल्स में कर सकते हैं, समझ में आई बात। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। जैसे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा पॉसिबल है इस दुनिया में, इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो जितनी भी अगर आपकी मुंडी पे कुछ भी चार्ज है क्यू, तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू इज ऑलवेज बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ई, दैट इज क्वांटाइजेशन। तो बोर्ड्स ने सबसे पहले ये बोला कि भैया आपकी जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि प्लस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी और वो कभी सर्कुलर ऑर्बिट पे नहीं घूमेगा, स्पाइरल ऑर्बिट के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर मर्ज कर जाएगा। तो ये थी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन उसने क्या दिया, सॉल्यूशन क्या था उसका सॉल्यूशन ये था कि मैंने मैक्सवेल साहब से बात की, मैंने मैक्सवेल साहब की इक्वेशन को सॉल्व किया और इस सिस्टम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन वाली एटम्स, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मेरे पास ऐसी डिस्टेंसेस हैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, जिन डिस्टेंसेस पे अगर आप मूव करेंगे तो आपको एनर्जी रिलीज करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही बात। उसने केवल और केवल लाइसेंस्ड ऑर्बिट या क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। उसने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी मुताबिक किसी भी डिस्टेंस पे नहीं मूव कर सकता, लेकिन हाँ कुछ डिस्टेंसेस हैं, जैसे ये डिस्टेंस है r1, अगर इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके ऊपर ये वाली जो बाउंडेशन थी कि उसे एनर्जी रिलीज करनी है, ये बाउंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि उस डिस्टेंस पे एज पर द मैक्सवेल इक्वेशन मैंने कुछ नए रिजल्ट निकाले हैं। उन रिजल्ट के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि इस सिस्टम के लिए कुछ डिस्टेंसेस पे ऐसी, मतलब फ्री डिस्टेंस है, लाइसेंस है, इन डिस्टेंसेस को लाइसेंस मिल रखा है कि अगर मैं इतनी डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाऊंगा तो मेरे को एनर्जी रिलीज नहीं करनी पड़ेगी। यहीं से एक टर्म आता है लाइसेंस ऑर्बिट, आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, लाइसेंस ऑर्बिट। तो लाइसेंस ऑर्बिट जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में KLMN आप लिखते हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये सब जो ऑर्बिट्स है एज पर बोर्ड्स, इन ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस ने एक लाइसेंस दे रखा है कि बेटा तुम इतनी डिस्टेंस में मूव करो, यहाँ से हिलोगे नहीं, उतनी डिस्टेंस पे ही मूव करो तो तुम इटर्नली मूव कर सकते हो, अनंत काल के लिए, तुम्हें एनर्जी रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे दूसरी डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, आप इस डिस्टेंस में मूव करिए, आपको एनर्जी रिलीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इनके बीच में यहाँ मूव करते हो तो फिर आपको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली बार ये मतलब कंसेप्ट है, दैट इज नोन एज लाइसेंस्ड ऑर्बिट। समझ में आई बात। अब तुम बोलो सर उसने कैसे निकाला, तो भैया उसने मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व की, एंड मैक्सवेल इक्वेशन कोई 2x + 3y = 6 नहीं है जो आप समझ पाए उसका सॉल्यूशन। ठीक है, कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था सर x + 2y = 4 एंड 2x + 6y = 10, बताओ x और y की क्या वैल्यू है। वो वाली इक्वेशन नहीं है। मैक्सवेल इक्वेशन एक डबल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपके 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर पढ़ने चाहिए। तो बोर्ड्स का कहना ये था कि लाइसेंस ऑर्बिट बनने के लिए या वो डिस्टेंसेस, जिन डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉन को कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो डिस्टेंसेस में एक चीज कॉमन है, और वो चीज क्या है कि उन डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, पहले मतलब इसको लिख लीजिए, L angular momentum will always be an integer multiple of n एक integer है, h/2π. This is the only thing that Bohr have given to Rutherford. समझ नहीं बात।
रदरफोर्ड मॉडल पूरा कॉपी कर लिया और बस ये चीज बोल दी कि ऐसी डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जिन डिस्टेंसेस पे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का NH मतलब h/2π के मल्टीपल में हो। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या है, h एक कांस्टेंट है दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है मतलब अराउंड 6.345 या 6.4 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के बराबर। बुक्स में लिखा होगा, नए चीज़ों के हिसाब से वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज आया है। हमारे टाइम पे एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 था, आपके टाइम पे अब नई बुक्स में 6.022 हो गया है इंटू 10⁻23, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। क्यों हुआ है, क्योंकि भाई साहब पहले के ज़माने की सारी केमिस्ट्री की एनालिसिस ATM पे डिपेंड करती थी, अभी लेटेस्ट ज़माने की जो एनालिसिस है वो बार पे डिपेंड करने लगती है, 1 बार। एनीवे चलिए, तो प्लैंक कांस्टेंट है आपके पास, पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7 या 3.14। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से ज्ञान देता हूँ। ये वाला रदरफोर्ड मॉडल में अपनी दिक्कतें थी, नो डाउट। रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल में ये चीज बोली गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धीमे धीमे न्यूक्लियस में कूद के सुसाइड कर लेंगे, तो एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी। तो इस चीज को सॉल्व किया किसने, बोर्न ने, और बोर्न ने पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल कॉपी कर लिया, कुछ भी नया काम नहीं किया, बस एक नया काम किया, उसने मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए उसने ये कंसेप्ट निकाला, लाइसेंस ऑर्बिट वाला। उसने बोला कि कुछ ऐसी डिस्टेंसेस हैं जिन डिस्टेंसेस पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ कोई एनर्जी छोड़ेगा ही नहीं, तो वो अनंत काल तक, इटर्निटी तक उसी सेम डिस्टेंस पे रोटेट कर सकता है। दिस इज द ओनली कंट्रीब्यूशन गिवन बाय व्हाट, गिवन बाय बोर्स। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। और उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या आई कि एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, कोई कुछ भी कहना चाहता है बोलिए। For revolving electron in this shell that Bohr has given, that is L equal to NH/2I splice, sir, you have given, sir. So he said that if electron revolves in this means integral part, then it will not means release energy and it will not collide, it will not suicide. Sir, how it is? Sir, mechanism is not understanding. मैं तो बोल रहा हूँ कि मैक्सवेल साहब ने एक बात बोली। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो अगर अपने नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज के अलोंग एक नेगेटिव पार्टिकल मूव करता है तो उसे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आपकी एनर्जी 100 जूल है, आपने 20 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, तो आपके पास एनर्जी कम बचेगी ना भाई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोलो, क्लियर है? ठीक है सचिन, बोलना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है वो, रुको एक मिनट रुको, ये साजिद भाई को समाप्त करते हैं, उसके बाद आप पे आते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो 20 जूल एनर्जी निकल गई, तो आपके पास एनर्जी घट गई। एनर्जी घटने का मतलब क्या है, आपकी खुद की पावर कम हो गई। दैट मीन्स अब आप न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। दैट मीन्स धीमे धीमे आप न्यूक्लियस के ऊपर कूद जाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज हो गई। बोर्न ने क्या किया, बोर्न ने ये बोला कि कुछ ऐसी डिस्टेंसेस हैं, जादुई डिस्टेंसेस, ठीक है, वो जादुई आंकड़े जो हैं वो उसने मैक्सवेल की ही थ्योरी से निकाले कि मैं प्लस को मान लूँ 1 प्रोटॉन और माइनस को मान लूँ 1 इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू उसने उस मैक्सवेल की इक्वेशन में डाल के वो जादुई डिस्टेंसेस निकाली। ठीक है, मतलब कि जिन डिस्टेंसेस पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करने की आवश्यकता नहीं। वो जो जादुई डिस्टेंसेस हैं वही ऑर्बिट है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। Yes, sir. Is it really exist after solving this Maxwell equation? बिल्कुल बिल्कुल,
मैक्सवेल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं, बोर का अगर आप इतनी इंटरेस्टेड है तो आप बोर के पेपर्स पढ़िए जिसमें उसने मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करके ये चीज प्रूव की है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इज ऑलवेज बी अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ये उसने प्रूव किया है, इसके ऊपर पूरा पेपर निकाला है, कम से कम 20-25 पेज का पेपर है जो कि पीएचडी वाले लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, यू कैन ऑलवेज रीड, आप ऑनलाइन लिखिए गूगल स्कॉलर्स पे जाके, आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, वो मैं पहले बोल चुका हूँ कि दैट इज नॉट ओनली इन द, मतलब दैट इज आउट ऑफ रीच ऑफ नॉट ओनली क्लास 12 सिलेबस, इट इज आउट ऑफ रीच फॉर बीएससी सिलेबस ऑल्सो। तो आपको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैक्सवेल इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप अभी बालक हैं, बच्चे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको अभी यही समझने की जरूरत है कि भैया ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हमें लाइसेंस ऑर्बिट मिली, और उसका रिजल्ट क्या था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रिजल्ट क्या था, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा इंटीजर मल्टीपल होनी चाहिए h/2π के फॉर्म। हाँ बोलो, Yes, sir. अब बोलो। I had confusion that it is only theoretical or it is really practical and existence. Now you So clear, it is, sir. Yeah. it is really मतलब practical, it is not only मतलब theoretical, but आगे चल के जब हम डुअल नेचर, देखो ये सब बातें हैं 1910 के लगभग, लेकिन 1950s में जब इसके ऊपर और बातें की गई तो भाई साहब फिर तो डुअल नेचर भी आ गया, तब तो फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं रहा। ठीक है, तो अभी मैं वो बात तो बोल ही नहीं रहा हूँ। ओके, अगर मैं अभी बोल दूंगा कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वेव है, तो अभी मैक्सिमम लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे भैया क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हमें नहीं करनी है। ओके, चलिए, तो अभी सीपीएसपी वाले भाई कुछ पूछना चाहते थे जो क्लासरूम में बैठे हैं, बताइए क्या पूछना चाहते हैं सर आप। सेकंड रो वाले भाई साहब, आगे दो मैडम लोग बैठी हैं, उनके पीछे एक ब्लैक शर्ट में भाई साहब बैठे हैं जो कुछ कहना चाहते थे। क्लियर नहीं आ रहा था तो इसीलिए बोल रहा था। ओके, मतलब आपका डाउट अलग ही लेवल पे है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। और कोई भाई, हाँ बोलो मेहदी साहब। सर ये तो हाइड्रोजन जैसे के लिए हुआ सर, जिसपे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है सर, जिनमें दो या तीन इलेक्ट्रॉन, तो उनका सर। बिल्कुल, तो यही चीज तो है। बोर्स ने, मैंने जानबूझ के ये लिखा है ऊपर कि बोर्स ने केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये चीज सॉल्व की है। ठीक है, हायर एटम्स के लिए बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है। तो ये बोर की लिमिटेशन है जो हम बोर्स मॉडल के बाद पढ़ेंगे। जैसे रदरफोर्ड के बाद हमने पढ़ा ना कि रदरफोर्ड की परेशानियां थी, वैसे बोर्स की भी अपनी परेशानियां हैं। बोर्स ने ये जो सॉल्यूशन दिया है, ये जो जादू की छड़ी घुमाई है, ये जादू की छड़ी केवल और केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही घुमाई गई है। ठीक है, तुम बोलो कि इससे मैं लिथियम को सॉल्व कर लूंगा या इससे मैं क्या कहते हैं सोडियम एटम के बारे में बातें करूंगा, तो भूल जाइए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आगे चल के लिमिटेशन बन जाएगा। अभी के लिए आप इसको जरूर समझिए। चलिए अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो आप समझिए एंगुलर मोमेंटम क्या है। ऑल्दो ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, लेकिन जितना मुझे चाहिए भाई उतना मैं आपको बता देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एल वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पहले आप नॉर्मल मोमेंटम को समझिए। तो नॉर्मल मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, पी वेक्टर से डिफाइन होता है। और ये कैसे, मतलब स्केलर की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, m इंटू वी। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये कहलाता है मोमेंटम। ठीक है, लेकिन जब सर्कुलर मोशन होता है, ये तो हो गया लीनियर मोशन, ये एक m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पार्टिकल के साथ हमेशा एक मोमेंटम जुड़ा होगा। ठीक है, एंड दैट मोमेंटम इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम। समझ आई बात। अगर आप लोगों को ये लगता हो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं F इक्वल टू ma। ठीक है, F इक्वल टू ma एक बहुत छोटी सी बात है, एक स्पेशल केस है। वास्तव में जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। समझ आ रही बात। सो दिस इज द मोस्ट ट्रिवियल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम न्यूटन का ही दिया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, न्यूटन ने F इक्वल टू ma नहीं लिखा था। ठीक है, न्यूटन ने लिखा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। दिस इज, वो अलग बात है कि जब मास कांस्टेंट होता है तो ये आ जाएगा m कांस्टेंट dv बाई dt, और उस केस में ये ma हो जाएगा।
बट द रियल थिंग इज मोमेंटम। तो ये हो गया मोमेंटम जो आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई साहब? एंगुलर मोमेंटम होता है जब सर्कुलर मोशन हो, मतलब ये आपका पॉइंट है ओरिजिन का, ये आपका पार्टिकल है एम मास का जो v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तब ये जो r वेक्टर है मतलब ओरिजिन से या कांटेक्ट पॉइंट से उस आपका तक की डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है इस केस के लिए, टेक्निकली डिफाइन होता है L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है आपने वेक्टर्स का? वेक्टर जानते हैं आप लोग? वेक्टर सीपीएसपी वाले तो बोल ही सकते हैं, सीपीएसपी वाले लोग, क्लास वाले लोग। वेक्टर वेक्टर सुना है आपने? यस सर। ये वेक्टर है और वेक्टर में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना है तो नुमान सर जो है अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना यूनिट एंड डायमेंशन, अगला टॉपिक वो पढ़ाएंगे आपको बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पढ़ाया जाएगा। एनीवे, सो मैं जो बोल रहा हूँ ये अपने केस में, क्योंकि इस केस में मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं जितना मेरे को चाहिए उतना मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज डिफाइन होती है r का मैग्नीट्यूड, p का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो sin थीटा आता है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो दोनों वेक्टर के बीच का थीटा है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे केस में, हमारे सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा आएगा r रेडियस इनटू व्हाट, रेडियस इनटू, ये इनटू वो वाला इनटू नहीं है, ये इनटू नॉर्मल वाला, रेडियस इनटू मोमेंटम। साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, तो हमारे लिए सीधा आ जाएगा mv। तो हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो है mvr। mv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। क्लियर? बोलो। अभी अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, थोड़ी दिनों में आप लोग इस टॉपिक पे मास्टरी हासिल कर लोगे, क्योंकि फिजिक्स में तो चैप्टरों के नाम ही है सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ऐसे नाम है। आप देखिएगा 11th क्लास की बुक में, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। बट राइट नाउ आई रिक्वायर द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, तो इसलिए मैं मोमेंटम के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली मोमेंटम ये होता है, एंड मैथमेटिकली हमारे सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr के बराबर होगी। यहाँ पे mv क्या है? मोमेंटम, r क्या है? रेडियस। फिर से मुझे आवाजें आने लग गई हैं भाई साहब। हुसैन साहब CPSP 21 सीपा 10, कुछ कहना चाहते हैं आप? बताइए। ओके, तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तो होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि आप जिस पॉइंट से, आपका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आप जिस सेंटर के अलोंग घूम रहे हैं उसकी रेडियस सर्किल की, तो ये r मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना एंगुलर मोमेंटम है, मतलब नॉर्मल मोमेंटम है, सो r इनटू mv, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। m इनटू v, ये हो गया आपका मोमेंटम, इनटू r, r मतलब रेडियस, आपके एक्सेल का रेडियस कितना है, ठीक है। तो ये अगर मैं इस उंगली को मान लूं सेंटर, तो इस न्यूक्लियस से के r डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है m इंटू वी के बराबर, समझ रहे हो? तो अगर मैं इस r को m इंटू वी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो नो डाउट फिजिक्स वाले सर आपको खूब डिटेल में पढ़ाएंगे, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। तो बोर्स ने जो बोला वो यही बोला कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज mvr, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के बराबर, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5। दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बोर्स जो आपको याद रखना चाहिए। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
क्योंकि इसके ऊपर सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर आएगा 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में है 3h/2π, फोर्थ ऑर्बिट में है 4h/2π। क्लियर? बोलो। ओके सर चलिए, हाँ बोलो। सर फोर्थ ऑर्बिट 3 या फोर्थ ऑर्बिट में होने के लिए तो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे सर, इसमें तो सिर्फ एक ही है। नहीं नहीं भाई, अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट भी दिया है बोर्ड्स में। बोर्ड्स ने बोला है कि ग्राउंड स्टेट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे है। अगर उसे कोई एनर्जी बाहर से मिल जाएगी तो वो अपनी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। सो ऑफ कोर्स नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है, दैट वी विल डील लेटर ऑन ठीक है इन द सर। सेम टॉपिक। ठीक है, चिंता मत। ठीक है सर। ओके, तो एक एक करके वही मैं बोल रहा हूँ। आप लोग नो डाउट, मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग इंटेलिजेंट है कि नहीं? बट मेरे पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट मैं भी हूँ, ठीक है? आपको लग ही रहा होगा, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं आगे चल के। एनीवे, सो ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज के ऊपर सीधा सवाल आता है एग्जाम में। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर, ठीक है? ओके, चलिए अब हम बोर्स मॉडल की को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो बोर्न ने क्या किया भाई? बोर्न ने पूरा का पूरा रदरफोर्ड मॉडल को उठा लिया, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया और बस ये बोल दिया कि अब जो क्या कहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी आर रेडियस पे नहीं जाते हैं, वो उन्हीं रेडियस में रहेगा जिस रेडियस पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीजर मल्टीपल में आएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ। ये रेडियस, जिस रेडियस पे वो इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए मूव करेगा, जो लाइसेंस ऑर्बिट है, वो उसकी रेडियस में r मान लेता हूँ। अगर मैं इस एटम को, मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सर नॉइज हो रहा है सर। हाँ सर, वही तो कब से बोल रहा हूँ सर, आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है। मेरी आवाज में दिक्कत हो रही है? मेरी आवाज सर किसी का माइक खुला होगा सर, अभी सही है सर। सही है? अभी सही आ रही है आवाज? कुछ आवाज आ जी रही है सर। सर किसी का माइक खुला होगा सर, इसीलिए सर नॉइज हो रहा है। अभी थोड़ा ठीक है क्या? नहीं सर। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है क्या? ठीक है सर ठीक है सर, ठीक है सर। हेलो चेक चेक 1 2 3 हेलो, सुनाई दे रहा है? दे रहा है सर। ठीक है, तो मैं सही जगह लगाता हूँ। पा देता हूँ उसको, मतलब नहीं आएगा, इनके पास रखता हूँ। अभी ठीक है? यस सर। जी सर। ओके देन। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग ध्यान दें, ठीक है? अदरवाइज फिर बाद में फिर मेरे पास आओगे रोते हुए, समझ लो। ठीक है, क्या है भाई साहब? क्या बोल रहे हो? सर फिर से डिस्टर्ब हो रहा है सर। यार कौन कर रहा है डिस्टर्ब? यार मैं ही कर रहा हूँ क्या डिस्टर्ब सबको? ये सीपीएसपी वाले भाई साहब अपना माइक बंद, ये भाई बंद कर लो यार माइक, क्लास वाला। दिक्कत है क्या? डिस्टर्ब आपके माइक पे हो रहा है। हेलो 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 हेलो, सर अब सही है सर, बिल्कुल सही है। क्या बात है, देखा? सीपीएसपी वाले भाई साहब, आप उस पर ध्यान दें। हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? माइक पे मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। एनीवे चलिए,
ओके, सो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये है। अब आएगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कई लोग मेरे से कई दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ है क्या नहीं है। तो आप समझिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये बात पक्की है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम को आपने लिया है, ठीक है। मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। तो इसके अगर एटॉमिक नंबर Z है तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे इसके Z के बराबर। तो ऑफ कोर्स आप मान सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है न्यूक्लियस पे वो ZE के बराबर है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो हमेशा ही E के बराबर होगा, ठीक है। तो E के बराबर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका कोई ना कोई मास होगा, मान लेते हैं मास है Me के बराबर, ठीक है। अब मुझे एज अ फिजिक्स प्रॉब्लम, फिजिक्स के कंसेप्ट्स को लगाते हुए, सर्कुलर मोशन को लगाते हुए मुझे ये टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है, लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो एटम या हाइड्रोजन हो सकता है, या हीलियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो हीलियम प्लस का आयन हो सकता है, या आप लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो वो लिथियम 2+ आयन हो सकता है, या आप क्या कहते हैं बेरिलियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए वो Be3+ आयन हो सकता है। मतलब Z की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो प्रोटॉन्स के लिए मैंने Z यूज कर लिया है एटॉमिक नंबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात चल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये चीज वैलिड है, ठीक है। अब हो क्या रहा है आप समझिए। जैसे बचपन में आप एक धागे से एक पत्थर बांध के घुमाते थे, ठीक है। तो आप सोचिए क्या करते थे आप, ये आपका हाथ है, आपने एक धागा बांध रखा है, ये आपका पत्थर है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोन। आप जब इसको घुमा रहे हैं तो इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, वी वेलोसिटी है, धागे की रेडियस R है। ये आपका हाथ जो है वो एक पॉइंट पे फिक्स होता था। अगर आप अपने हाथ को एक पॉइंट पे फिक्स नहीं कर सकते तो कभी भी पत्थर सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो हाथ को आपको एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा ताकि टेंशन जनरेट हो। तो आप क्या बोलते थे कि वो टेंशन क्यों आ रहा है। तो हमेशा एक टेंशन का फोर्स जनरेट होता है। क्यों होता है टेंशन का फोर्स जनरेट, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हमेशा वो उस पॉइंट के अलोंग, जिस पॉइंट के अलोंग वो सर्कुलर मोशन कर रहा है उससे दूर जाना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर मैं सर्कुलर मोशन करूंगा, अगर मैं गोल गोल, मेरे को रस्सी बांध दीजिए एक एक पॉइंट से, ठीक है, एक रस्सी बांध दीजिए और सर्कुलर मोशन करवाइए, तो हमेशा मैं ये पाऊंगा कि मेरे ऊपर बाय डिफॉल्ट एक फोर्स हमेशा रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। सो दैट फोर्स नीड टू बी बैलेंस्ड, और वो फोर्स कौन बैलेंस करता है मेरे केस में, रस्सी के अंदर का टेंशन। समझ में आ रही बात, रस्सी उतना ही ज्यादा खिंच जाती है। अगर रस्सी की स्ट्रेंथ कम है तो रस्सी टूट जाएगी और मैं कभी भी अंदर की तरफ नहीं गिरूंगा, मैं हमेशा दूर जाके गिरूंगा। इमेजिन करिए अगर आप पत्थर घुमा रहे हैं और पत्थर की रस्सी टूट गई तो पत्थर कभी आपके ऊपर आके नहीं गिरेगा, पत्थर हमेशा दूर खड़े आदमी के ऊपर जाके गिरेगा। समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो। तो बताइए, फिजिक्स में आपने जरूर पढ़ा है कि कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे रीजन होता है। तो अगर रस्सी टूटने से पत्थर दूर भाग रहा है, इसका मतलब क्या था, पत्थर के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगा हुआ, ठीक है। दैट मीन्स उस पत्थर के ऊपर एक फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगा है। दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, या ये फोर्स परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ लगता है आपके ऊपर, या परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ लगता है। समझ में आ रही बात आपको या नहीं आ रही, बोलिए। क्लियर है मैं इतनी बात जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप सर्कुलर मोशन करते हैं, इस फोर्स को, ये जो बाहर की तरफ खींचने वाला फोर्स है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। इमेजिन करिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है। मैंने भी फिजिक्स पढ़ा है, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप इमेजिन नहीं करते हैं चीजों को, फील नहीं करते हैं चीजों को, तो फिर फिजिक्स आपको बिल्कुल खराब लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि फिर तो आप बस इक्वेशन रटते रहोगे। समझिए, बचपन याद करिए जब आप ऐसे पत्थर घुमाते थे, याद करिए उस फीलिंग को कि आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स
उस पत्थर के डायरेक्शन में लगता था, दैट मीन्स पत्थर दूर भागना चाहता था आपसे। तो बाय डिफॉल्ट पत्थर जो आपसे दूर भागना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि आप मानो या ना मानो, एक इमेजिनरी फोर्स हमेशा पत्थर को आपसे दूर ले जाना चाहता है, एंड दैट इमेजिनरी फोर्स इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, दोनों है। अगर वो फोर्स सिस्टम की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीपिटल कहलाता है, सिस्टम से दूर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। ठीक है, बट एक फोर्स हमेशा लगेगा। क्लियर है बात? इतनी बात सबकी समझ में आ रही है? ओके। सो ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो फिजिक्स वाले लोग आपको जरूर बताएंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रूव करके देंगे इज ऑलवेज इक्वल टू इन अ सर्कुलर मोशन m मास, कितने मास का वो पार्टिकल है, v उसकी वेलोसिटी कितना है, v स्क्वायर अपॉन r, कितने रेडियस के सर्किल में वो पार्टिकल घूम रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस टाइप से। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर यू पीपल। ठीक है, जिसको आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक, समझ में आ रही बात? बोलो क्लियर? तो दो चीजें हैं, एक चीज कि भैया अगर किसी भी रेडियस पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये बात पक्की है कि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और अभी रस्सी तो नहीं है एटम के अंदर, तो वो फोर्स कोई ना कोई बैलेंस करेगा, कोई ना किसी फोर्स से वो बैलेंस होगा। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो हम जरूर लिखेंगे। दूसरी चीज, जो रेडियस है वो फिक्स है, और फिक्स क्यों है? क्योंकि उस रेडियस पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा h/2π के। ठीक, ये दो बातें हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं। एक बात कौन सी? एक बात पिछले पेज वाली कि एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू nh/2π, ये हमेशा पक्का है। दूसरी बात कौन सी? ये वाली कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सर्कुलर मोशन के दौरान इस वैल्यू के बराबर होता है। आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे जब तक कि आपके फिजिक्स वाले सर आपको सर्कुलर मोशन टॉपिक नहीं पढ़ा देते। ठीक है, जब आप सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ लेंगे फिजिक्स में तब आपको ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट प्रूव हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे क्यों इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। चलिए, तो अब इन दोनों चीजों को अगर मैं इनकॉर्पोरेट करूं तो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब Ze के बराबर चार्ज है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि r डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास me है, जिसकी वेलोसिटी ve के बराबर है या कोई भी वेलोसिटी है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, मेरे पास कितने इक्वेशंस हैं? पहली इक्वेशन मैं क्या बोल सकता हूँ? पहली इक्वेशन में बोल सकता हूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अगर मैं मान लूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो ये rn लिख सकता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में vn वेलोसिटी है तो मैं इसे vn लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है me के बराबर, और चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो Ze के बराबर है, जहाँ पे Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मैं ये चीज बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस केस में कौन बैलेंस कर रहा है? ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है दैट इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रही बात? तो मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूँ पहली इक्वेशन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये है तो दिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is balanced by electrostatic attraction between nucleus and electron। समझ में आ रही बात? That means इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स कितना होता है भाई साहब? मैंने अभी बताया था कि एक कांस्टेंट Q1, चार्ज कितना है? पहला न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है Ze, Q2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E अपॉन Rn स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अगर सर्कुलर मोशन होना है तो ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन से नहीं हिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को हमेशा Rn रेडियस पे ही घूमना चाहिए। दैट मीन्स जितना उसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उतना ही उसमें अंदर की तरफ
अट्रैक्टिव वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए. दैट मीन्स एज पर माई व्यू इफ एटम इज टू एग्जिस्ट देन ये बात पक्की है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर मतलब एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन should be same as k z e square upon rn square. So this is the first equation that you will get for Bohr's model. यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बताइए, डिस्कस करिए, बोलिए. सो यहाँ तक में अगर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है तो ये पहली इक्वेशन है जो कि नॉर्मल मैकेनिक्स के थ्रू आई है. ठीक है, जिसमें हमने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करना है तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ पे कोई हमने रस्सी तो ले नहीं रखी है. ऑफ कोर्स वो फोर्स जो है वो किसकी वजह से बैलेंस्ड है, आप खुद इमेजिन करो. इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो खींचने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सेकेंड इक्वेशन. और जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करने वाला है वो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है एज पर मैकेनिक्स. सो ऑफ कोर्स दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल. तो ये पहली इक्वेशन है कि एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन शुड बी सेम एज के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर. तो ये पहली इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन जो है वो बोर्स मॉडल ने मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करके दिया है कि अगर आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा h अपॉन 2 के इंटीजर मल्टीपल में आना चाहिए. तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगी आपकी फोर्थ वाली वो क्या होगी कि एज पर बोर लाइसेंस ऑर्बिट मैं लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम एम ई वी एन आर एन एम वी आर एंगुलर मोमेंटम will always be integer multiple of nh upon 2 pi. So this equation is your fourth equation. समझे? तो दो इक्वेशन है आपके पास, एक थर्ड एक फोर्थ. ठीक है, दोनों इक्वेशन में अगर आप चेक करें तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन को भी इसी पेज पे लिखूं तो वो क्या था, वो था एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर. ये इक्वेशन तीसरा था. आप देख सकते हैं कि इसमें दो वेरिएबल हैं. देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पहले से जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. सो दैट इज अ फिक्स क्वांटिटी. ठीक है, एन की वैल्यू ऑर्बिट का नंबर है, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, मतलब ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर है. एच एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है. ठीक है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है. दैट मीन्स, और सिमिलरली के की वैल्यू जो है वो फिक्स है, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. जेड एटॉमिक नंबर है, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट. दैट मीन्स अपार्ट फ्रॉम वी एन एंड आर एन ये केवल वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है. आप बताइए, अगर दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है तो क्या आप उनको सॉल्व कर सकते हो और क्या वी एन और आर एन की वैल्यू निकाल सकते हो? तो आंसर आएगा यस. मैथमेटिकली जितने वेरिएबल होते हैं हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है. जैसे अगर वेरिएबल है x तो आप एक इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे, 2x इज इक्वल टू 6 तो x की वैल्यू 3. लेकिन अगर वेरिएबल दो है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 तो अकेले एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, आपको दो इक्वेशन चाहिए पड़ेंगी. ठीक है, तभी आप उन दोनों में से x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो. तो वही चीज यहाँ पे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है रेडियस एंड वेलोसिटी. अपार्ट फ्रॉम रेडियस एंड वेलोसिटी ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. सो ऑफ कोर्स उनको आप कांस्टेंट के हिसाब से ही ट्रीट करिए और आर एन और वी एन की वैल्यू निकाल दीजिए. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा दो इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या आप आर एन और वी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, थर्ड एंड फोर्थ, और आर एन और वी एन की वैल्यू निकाल के दिखाइए क्या आती है. स्टार्ट होइए. कर पाएंगे या फिर मैं ही करूं?
मैंने आपको 2 मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दी हैं और दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन Rn और Vn के बीच में है रिलेशन। आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में यूज करके आप Rn और Vn की वैल्यू को निकाल दें। हाँ भाई हुसैन साहब, आपके चेहरे पे एकदम से इकरामुल हुसैन, ज्यादा टफ मैथमेटिक्स हो गई है क्या? बोलिए, कर पाएंगे? चलिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं ही करके दिखाता हूँ। तो 2 इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन में भी वी एन आर एन है, इस इक्वेशन में भी वी एन आर एन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन से आर एन की वैल्यू निकालूं या वी एन की वैल्यू निकालूं और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे या तो आर एन मिल जाएगा या वी एन मिल जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ आर एन तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वी एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ ऊपर वाली से। सो यूजिंग फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूँ वी एन की वैल्यू क्या है, वी एन की वैल्यू है एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन। बोलो बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, मैं इसको यूज करूंगा, यूज दिस, यूजिंग दिस इन 3। मैंने फोर्थ इक्वेशन से वी एन की वैल्यू निकाली और थर्ड इक्वेशन में उस वी एन की वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, देखते हैं मेरे को क्या मिलता है। तो मुझे मिलेगा एम ई वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर। आप देख सकते हैं आर एन तो कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर मैं वी एन की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो वी एन की वैल्यू कितनी निकली थी आप देखिए। सो एम ई वी एन की वैल्यू जो मैंने अभी निकाली वो कितनी है, एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर एन का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एम ई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। आप फिर देख पाएंगे ये आर एन और ये आर एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एम ई और ये एम ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक ही बचेगा। बताइए क्या बचा आपके पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई आर एन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। आपको आर एन की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अब यही वेरिएबल है। आर एन को अलग कर लीजिए, बाकी सबको अलग कर दीजिए, तो आपको मिलेगा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई के जेड ई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू विल गेट। ठीक है, ओके, किसका, आर एन का, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा ढंग से लिखें। ठीक है, अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो कोई याद करने से करेगा नहीं, हमें याद करना भी नहीं है, आपको रटना भी नहीं है, आप केवल फाइनल रिजल्ट को समझिएगा। फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, एन तो देखो वेरिएबल है क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी, सेकंड में है तो 2 डालनी पड़ेगी। ठीक है, एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, जेड वेरिएबल होगा। अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1 है, हीलियम प्लस है तो जेड की वैल्यू 2 है, अगर लिथियम 2 प्लस है तो जेड की वैल्यू 3 है। मतलब मैं एन स्क्वायर और जेड को अलग कर देता हूँ तो रिमेनिंग चीज को मैं अलग कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर, ये अलग हो गया, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये जो वैल्यू है जब आप सारी वैल्यूज डाल लेंगे, प्लांक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो, एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, सारी वैल्यू डालेंगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा। एंड एक फॉर्मूला जो बनना चाहिए, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि बोर्स मॉडल में किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस r0 से इस तरीके से रिलेट होती है।
So this is the very important formula that we have devised using simple physics. समझ में आ रही बात? और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? आप इसका डेरिवेशन याद रखें ना रखें, इट डजंट मैटर। आप ये याद रखें कि भाई आर एन हमेशा क्या होगा, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड के बराबर होगा। आर नॉट की वैल्यू जनरली कितनी निकल के आती है? आर नॉट की वैल्यू निकल के आती है 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर, मतलब 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर। आप समझ सकते हैं, अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, हाइड्रोजन एटम के, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं n की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू भी है 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या निकल के आएगी? r नॉट, मतलब 0.529 एंगस्ट्रम के बराबर आएगी। क्लियर है बात? बोलो। तो इस टाइप से मैं आपको होमवर्क देता हूं कि अभी तो मैंने आर एन निकाला, आप अपने घर पे फिर से वी एन निकालिए। ये आर एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, वी एन की वैल्यू निकालिए। देखिए वी एन किन किन फैक्टर्स पे वेरी करता है। जैसे रेडियस 2 फैक्टर्स पे वेरी कर रही है, एक ऑर्बिट नंबर और दूसरा एटॉमिक मास, मतलब 2 फैक्टर हैं जो कि वेरी कर रहे हैं, एन स्क्वायर एन जेड। आप देखेंगे कि वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग बात करेंगे वी एन के बारे में, आर एन के बारे में, और इस टॉपिक में और भी ज़्यादा डिटेल, बल ठीक है एक बार और, क्योंकि देखो टॉपिक मैथमेटिक्स वाला है। मैं जानता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स उतनी पसंद नहीं है, नो डाउट, ठीक है? चिंता मत करिए, आप जितना समझ सकते हो उतना समझिए। अगर आपको ये सब चीज़ों में दिक्कत है, इन सब कैलकुलेशंस में दिक्कत है, कोई बात नहीं, भूल जाइए इनको, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो जो फाइनल रिजल्ट है उनको याद रखिए, कैलकुलेशंस आपको आए या ना आए, दैट डजंट मैटर। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में अभी, ठीक है? तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं और पढ़ाई करिए। एनसीईआरटी का जो भी बुक आपके पास है आप जरूर पढ़िए, बोर्ड्स मॉडल, आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय सर, बाय। सर जो 9 नंबर पेज है ना आपकी सर, अरे मैं पूरा का पूरा भेज रहा हूँ आपको, चिंता मत करिए, ये पूरा डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। सर 9 नंबर पेज रीओपन करिए ना सर। 9 नंबर पेज स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हो गया। आप लोग अपने ग्रुप में देखिए, ग्रुप में मैंने आज वाले जो नोट्स हैं वो भेज दिए हैं आपको, ठीक है? तो अपने ग्रुप में आप देख लीजिए। ओके देन, ख्याल रखिए, बाय बाय। एक हो गया, दूसरा भी बाकी है। भाई तो जो भी 9th पेज लिख रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप ग्रुप में देख लीजिए पूरे नोट्स हैं, ठीक है? ओके देन, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, थैंक यू सर।